अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गिरती मकबूलियत और मिड टर्म इलेक्शन में अपसेट मुतवक्के है। अमरीकी टीवी की ईरान जंग के दौरान नई सर्वे रिपोर्ट सामने आ गई है। तफसील क्या है, ब्यूरो चीफ वाशिंगटन डीसी जहांजेब अली से जान लेते हैं। जहांजेब बताइए। देखिए, बिल्कुल ईरान जंग ने सदर ट्रंप के लिए काफ़ी मुश्किलात जो है वो खड़ी की हुई हैं और उनकी मकबूलियत में बतदरीज जो है वो कमी आ रही है। अभी जो नए सर्वे रिपोर्ट आई है उसमें यही बताया गया है कि जो मिड टर्म इलेक्शन होने हैं इस साल, उसमें बड़ा अपसेट जो है वो मुतवक्को है। रिपब्लिकन पार्टी को बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है और इस सर्वे में ये दावा किया गया है कि ईरान जंग का सियासी नुकसान ट्रंप की मकबूलियत में मुसलसल कमी ला रहा है। सदर ट्रंप के जो पुराने वोटर्स हैं वो भी जो है कई पछतावे का शिकार हैं कि उन्होंने सदर ट्रंप को क्यों वोट दिया था। इस वक्त अमेरिका में सूरत हाल ये है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और रोज़ाना की जो ज़रूरत की अशियाएँ हैं, खुदरोश हैं और दीगर अशियाएँ, उनकी भी जो है कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। और दूसरी जानिब जो ईरान जंग और इमिग्रेशन पॉलिसी पर भी जो है अमेरिकी अवाम जो है वो सदर ट्रंप से काफ़ी जो है वो नाराज़ नज़र आती है। और सर्वे में ये दावा किया गया है कि अगर यही रुझान बरकरार रहा तो मिड टर्म इलेक्शन में जो है बड़ा अपसेट जो है वो मुतवक्को है, जो कि रिपब्लिकन पार्टी के लिए जो है बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है। अच्छा, तो बुनियादी तौर पर ग्राफ जो है वो किस हद तक नीचे गया है, क्या डैमेज है? देखिए, सदर ट्रंप ने जब ये ईरान वॉर शुरू की थी तो उनके जो मुशीर थे और जो रिपोर्ट सामने आ रही थी उसमें यही बताया जा रहा था कि ये सिर्फ 2 से 3 हफ्ते की कार्रवाई होगी और ये सारा मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन ये ईरान जंग जो है सदर ट्रंप के लिए एक दर्द सर बन चुकी है। और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है यकीनी तौर पर ये ग्राफ नीचे आ रहा है। जहाँ से आप साथ ही रहेगा, साजिद तारड़ साहब ने भी ज्वाइन किया। साजिद तारड़ साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। ये जो नया सर्वे है ये बताता है कि मकबूलियत का ग्राफ जो है वो तेज़ी से नीचे जा रहा है और डेफिनेटली ईरान जंग जो है वो उसका रीज़न है। आप क्या समझते हैं किस हद तक डैमेज हो सकता है मिड टर्म इलेक्शन में, और अभी भी क्या टाइम है कि वापसी का कोई रास्ता लिया जाए? देखिए, वाहिद चीज है, इस जंग से पहले एक बहुत बड़ा जो इशू था और रिपब्लिकन पार्टी बार बार रिक्वेस्ट करती रही प्रेसिडेंट ट्रंप से कि वो इन्फ्लेशन की तरफ जाएं। इन्फ्लेशन एक नंबर 1 इशू था उस वक्त, और अब जाहिर है कि जब पेट्रोल प्राइसें बढ़ रही हैं, आज कैलिफोर्निया में मैं देख रहा था डीजल प्राइस ऑलमोस्ट $8 गैलन पे जा चुकी है। अगर $8 गैलन डीजल का है और ज्यादातर कमर्शियल गाड़ियां डीजल पे ट्रेवल करती हैं, तो आप महंगाई के तूफान के बारे में अंदाजा लगा लें। और अगर ये सूरत हाल ऐसे चल रही है तो फिर अवाम के आप देखें क्या सिचुएशन होगी। तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब अगर आज भी इस जंग को रोकते हैं, ऑयल प्राइसेस नीचे आती हैं और इन्फ्लेशन पे तवज्जो दें, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी के लोग जो हैं वो इनके बारे में दोबारा सोचें। लेकिन इस वक्त महंगाई में लोग पिस रहे हैं। एवरेज अमेरिकन 2-2 जॉबें करके गुजारा कर रहा है, बच्चों को पाल रहा है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और दिन ब दिन ग्राफ नीचे आ रहा है। जिस तरह अभी जहांजेब फरमा रहे थे कि लोग सोचते थे कि हफ्ते 10 दिन की बात है, लेकिन आज आप देख लें 36-37 दिन हो चुके हैं। और डोनाल्ड ट्रंप साहब वियतनाम की जंग दिखा रहे हैं कि 19 साल चली, फिर आज दिखा रहे हैं अफगानिस्तान के बारे में। लेकिन ईरान और अफगानिस्तान और वियतनाम का मुआवजा नहीं किया जा सकता क्योंकि वो ऑक्यूपेशन था, इन्वेजन नहीं थी, जंग नहीं थी। और दूसरा, उस वक्त ये जंग, वो जंग अमेरिका की थी, इजराइल की जंग नहीं थी। ये सबसे बड़ा फर्क ये है। आज एवरेज अमेरिकन ये सोचता है कि ये अमेरिका की जंग नहीं है, हम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो चुका है, इसका हम खल्फ जंग में जा चुके हैं। तो दर हकीकत ये बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल जो है इन्होंने रिस्क लिया है और वो आज कास्ट भी कर रहा है। ग्राफ नीचे जा रहा है। तकरीबन 65% अमेरिकन समझते हैं कि ये जंग जो है हमारी जंग नहीं है। अच्छा, और एक ऐसी सोसाइटी में कि जहां पर बहुत ही ब्लैक एंड वाइट है, इधर यू आर अ रिपब्लिकन और अ डेमोक्रेट, वहां पर मतलब आपकी कमिटमेंट बहुत आप कह लीजिए कि हाई मोरल ग्राउंड्स पर होती है, लेकिन जब पुराने वोटर्स पछताने लगे तो डेफिनेटली आपने कुछ ना कुछ तो गलत किया है। और ये रिपोर्ट यही कह रही है कि पुराने वोटर्स में से कई पछतावे का शिकार हैं कि हमने वोट पहले ही क्यों दिया सदर ट्रंप को। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने तीनों इलेक्शंस में अपने आप को एक पीस लविंग और बार बार वो जंगों पे तनकीद करते रहे, फाल ऑफ काबुल के ऊपर तनकीद करते रहे, और फिर उसके बाद ये भी देखें कि ब्रैग करते रहे हम सब लोग, जिसमें मैं खुद शामिल हूं, कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के पहले पीरियड के अंदर एक भी नई जंग शुरू नहीं हुई। और यकलस आज हम जहां खड़े हैं, आई विश कि मेरे पास इसका आंसर होता
कि ये जंग क्यों हम इसमें वहां गए और कब खत्म होगी। मेरी तरह हर अमेरिकन आज कंफ्यूज्ड है। अच्छा, इसमें एक और अहम पहलू ये भी है कि इमिग्रेशन पॉलिसी जो है वो डेफिनेटली उसने भी बड़ा की रोल प्ले किया। एक डिवाइड पैदा हुआ सोसाइटी में, वहाँ पर वो लोग जिन्होंने वोट दिया था डेफिनेटली जो डिफरेंट नेशनलिटी से था और बाद में ब्लू पासपोर्ट होल्डर बने, उनके अब प्यारे अमेरिका नहीं आ सकते। तो इसने भी एक बहुत बड़ा एक शिफ्ट जो है वो ला खड़ा किया अमेरिकन सोसाइटी में और ख़ासतौर पर रिपब्लिकन के रैंक एंड फाइल में। नहीं, मेरे ख्याल में मैं उस बात से डिसएग्री करूंगा। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब मुसलसल, आपने देखा होगा कि वो हिस्पैनिक और दूसरे लोगों के खिलाफ सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते थे तो अपने कैंपेन के दौरान। और दूसरा, जो 24 मिलियन लोग ओपन बॉर्डर पॉलिसी के जरिए जो अमेरिका में आए, वो अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बोझ बन चुके हैं। हाईवे, स्कूल और हॉस्पिटल इस वक्त उनको अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो दर हकीकत लोग बेजार थे इन चीजों से और लोगों ने बल्कि मैंडेट में ये दिया था। और दूसरा, लेकिन तारक साहब, आपने मेरे सवाल के बाद कहा कि आप इससे डिसएग्री करेंगे। डेफिनेटली आपने उस पर अपना नुक्ता पेश किया। बुनियादी तौर पर जो आपने रेफरेंस दिया मैक्सिकन्स को लेकर, उनकी राय बड़ी क्लियर थी और बाकी जो आपने रेफरेंसेस दिए चाइना से मुतालिक तो कभी वो ये नहीं कहते थे, या एशिया से मुतालिक तो कभी वो ये नहीं कहते थे, लेकिन वंस ही गॉट द पावर तो फिर अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के जरिए उन्होंने फिर सारे का सारा जो है वो ब्लैक में डाल दिया ना। नहीं, देखें, इसमें अगर ये देखा जाए तो इस वक्त तकरीबन 30 से 35 हजार चाइनीज भी मैक्सिकन बॉर्डर से आ चुके हैं। और उसके बारे में मुसलसल रिपब्लिकन इस चीज को क्रिटिसाइज करते थे कि क्या चाइना अमेरिका के अंदर एक नई फौज भर्ती कर रहा है। और सारे यंग एज में, फौज में जाने वाली एज में लोग आए थे। और दर हकीकत एक इशू था लॉ एंड ऑर्डर का, क्योंकि लिबरल जजेस उनको उनके ऊपर जो जब वो क्राइम, देखिए सेंचुरी सिटीज हैं, सेंचुरी स्टेट्स हैं, सेंचुरी, मेरा मकसद ये देखें कि किस तरीके से उनको सपोर्ट किया जाता है और उनको सेल फोन दिए जाते हैं, उनको 5 स्टार होटलों में ठहराया जाता है। तो एक नफरत मौजूद थी कि हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे इन इलीगल लोगों के ऊपर क्यों वेस्ट किए जा रहे हैं। तो दर हकीकत ओपन बॉर्डर पॉलिसी के खिलाफ लोग निकले बाहर और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब को सपोर्ट किया। इमिग्रेशन वॉज नॉट एन इशू। दिस वार जो है, इसमें आज क्वेश्चन है, अक्सर लोग बातें करके आइदर अमेरिका फर्स्ट और इजराइल फर्स्ट, और फिर वही हमारे सदर जो नोबेल पीस प्राइज के कैंडिडेट थे, जो बोर्ड ऑफ पीस बनाते रहे, और फिर उसके बाद यकलख हफ्ते 10 दिन के बाद बिबिन नेतन्याहू इस वक्त जो है वो he has become the most strongest person in the world, matter of fact. तो वो एक सवालिया निशान है हर अमेरिकन के ज़हन में। डैमेज भी हो रहा है। बहुत शुक्रिया, जो सर्वेज हैं और रिपोर्ट्स हैं उसको रिफ्लेक्ट कर रही हैं। हमें डॉक्टर आसिफ कदीर साहब ने ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। यकीनी तौर पर आप मुख्तलिफ मौक़ों पर ये बात करते रहे हैं और ये कहते रहे कि मिड टर्म में इसका जो नतीजा है वो सामने आएगा। अब सर्वे रिपोर्ट भी ये कह रही है कि बुनियादी तौर पर न सिर्फ ये कि लोग ईरान जंग से तंग है, बल्कि कई पुराने जो वोटर्स हैं, रिपब्लिकन्स हैं, वो पछता रहे हैं कि हमने ट्रंप को पहली बार वोट ही दिया क्यों, मतलब इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट दिया ही क्यों। देखें, जो पोल्स हैं उनकी नीचे आने की कई वजूहत हैं, लेकिन पोल्स का नीचे आना तो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन ऐसे लोगों ने जिन्होंने ट्रंप को वोट दिया था, जो ट्रंप सपोर्टर थे, जो डाई हार्ड ट्रंप थे, उनकी तरफ से जो आवाज़ आई है कि हम पछता रहे हैं कि हमने इसको वोट क्यों दिया, ये एक बहुत मैनी खेज बात है, क्योंकि वो हर चीज़ होने के बावजूद भी इसके साथ खड़े थे। मैं समझता हूँ कि ये वो लोग थे जिन्होंने इमिग्रेशन पॉलिसी में सदर ट्रंप का साथ दिया, और सदर ट्रंप ने जो आवाज़ लाई थी वॉर लॉर्ड्स के खिलाफ, ड्रग माफिया के खिलाफ और ओपन बॉर्डर के खिलाफ, उसमें इनके डाई हार्ड जितने भी जाले थे इनके साथ थे, बल्कि बेशतर अमेरिकन इनके साथ थे। लेकिन ये ईरान की वॉर में जो इन्होंने कहा है और जो कर रहे हैं, इनमें मुतजाज है, और उसकी वजह से जो पोलिंग आई है रिसेंटली इनकी तकरीर के बाद, उनमें इनकी रजामंदी नहीं है अमेरिकन अवाम की। मैं समझता हूँ इस पोल का जो असर है ना, वो मिड टर्म पे ज़रूर जाएगा, और अगर मिड टर्म पे गया तो इस दफ़ा जो मिड टर्म में जो इलेक्शन होगा उसमें रिपब्लिकन पार्टी जीतती नज़र नहीं आ रही। अच्छा, एक एंटी वॉर प्रेसिडेंट या एक एंटी वॉर शख्सियत जिसकी पूरी इलेक्शन कैंपेन जो है वो एंटी वॉर थी, बाकी प्रेसिडेंट्स पर तनकीद करना थी कि जंगें शुरू करते हैं और अरबों डॉलर झोंक देते हैं, वो अचानक से प्रो वॉर कन्वर्ट हो गए। ये भी डेफिनेटली रिपब्लिकन्स के लिए एक बहुत बड़ा धचका है जिसे वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। नहीं, ये देखें, अमेरिका की हमेशा ये पॉलिसी रही है कि वो ईरान को न्यूक्लियर नहीं देखना चाहते। अभी भी जो कुछ जंग हुई है, जिस मरहले में भी है, सब कुछ होने के बावजूद अभी तक वो उस यूरेनियम के पीछे हैं जो कि अनरिच हुआ है ईरान के, इसीलिए वो ये जंग छोड़ नहीं रहे।
उनके सारे ऑब्जेक्टिव जो कहते हैं कि मुकम्मल हो गए हैं, उनमें से ये ऑब्जेक्टिव उनका अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, जिसकी वजह से फौजें और उनका जो बेड़ा है वहाँ इस वक्त ईरान के सामने खड़ा है। मैं समझता हूँ कि ये एक नई पॉलिसी नहीं है, एक बड़ी लॉन्ग पुरानी पॉलिसी है। वो ईरान को न्यूक्लियर नहीं होना देना चाहते। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो केस बनाया था अपनी तकरीर में अपनी अमेरिकन अवाम को बताने के लिए, उसमें वो अपनी सारी जंग होने का पूरा जो केस बनाया है उसमें वो नाकाम रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि ये चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगी, एक हफ्ते में ख़त्म हो जाएगी, 2-3 हफ्तों में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इसके ख़त्म होने के कोई हतमी आसार नज़र नहीं आ रहे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम।